Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Real Soulmate and Affection Part 1. Chapter 1 पुनर्जन्म सच्चे जीवन साथी और ममता का। क्या हो अगर जीवन में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करे वही आपके और आपके अपनों को मौत तक लेके जाए। आपका सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति ही आपका विश्वास तोड़े और दर्दनाक मौत दे। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करके अपनों को ही दर्द दिया हो। क्या वो परमात्मा के दिए दूसरे मौके का इस्तेमाल एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी और एक अच्छी मां बनके दिखा पाएंगी और अपने साथ हुई सारी जाति और हर एक दर्द का बदला कैसे लेगी। पठाए इस कहानी में मेरे साथ। यह मेरी पहली कहानी है। अगर कोई भूल हो तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ लिखी गई कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। मेरी यह कहानी में आपको एक्शन, दर्द, प्यार, मोहब्बत और माँ की ममता सब कुछ मिलेगा और यह भी कि एक औरत जब बात अपने पति और अपने बच्चे पर आए तब वह काली और दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है और अपने सभी दुश्मनों का विनाश भी कर सकती ही पर कुछ लोगों सही रास्ता भी दिखा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। मुंबई शहर। कहा जाता है कि यह शहर कभी रुकता नहीं। कई लोग आते यहाँ अपने सपनों को लेकर, कुछ के सपने पूरे होते किसके नहीं होते। इसी शहर के सुनसान इलाके में एक छोटा सा घर है। इस शहर के इस जगह कोई आता जाता नहीं है पर उस घर में किसी के चिल्लाने की आवाजें हमेशा आती रहती हैं। इस घर के बाहर हमेशा 4 से 5 आदमी पहरा देते हैं। कभी कभी कुछ महीनों में 3 से 4 लोग यहाँ पर आते हैं। तब यहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाजें बहुत बढ़ जाती है। आवाज से साफ पता चल रहा है कि किसी लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। कौन है वो लड़की और किसने इसको कैद करके रखा है। आज मुंबई शहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब है और बहुत जोरों से बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे खराब वातावरण में भी उस घर से आवाजें आ रही थी। तभी वहां पर 2 कार आकर रुकती है और अंदर से 4 लोग बाहर आते हैं और घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक औरत को लोहे की जंजीर से बांध कर रखा गया है जो बहुत ही कमजोर लग रही है। इसे चेहरा भी बहुत फीका है। उसे देखकर लग रहा है उसको बहुत वक्त तक यहाँ बांध कर रखा गया है। वो औरत खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वो खुद को छुड़ाने का प्रयास कर ही रही थी तभी किसके कदमों की आवाज उसे सुनाई देती है। तभी वहां 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। ये वही 4 लोग थे जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जिसके बातों में आकर उसने अपने पति और अपने बेटे को बहुत ही तकलीफ और हमेशा दर्द ही दिया, लेकिन उसके पति और बेटे ने हमेशा उसे प्यार और सम्मान ही दिया। उन लोगों में से पहली लड़की ने उस लड़की से कहा जिसका नाम रागिनी था, चूचू तुम्हें देखकर अब कौन कहेगा कि तुम एक जमाने की मिस यूनिवर्स थी जिसे ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता था और आज तुम्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। बहुत तरस आता है तुम्हें ऐसे देखकर। बट वैसे भी तुम्हें तो बहुत ही कम लोगों ने देखा था क्योंकि तुम्हें ही बहुत शौक था लो प्रोफाइल रहने का और मैंने ही तुम्हें कहा था कि अपने बारे में किसी को मत बताना वरना तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। और तुमने मेरी बात मान ली और अपना सपना भी मेरे और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के कहने पर छोड़ दिया नंबर 1 एक्ट्रेस बनने का। तभी रागिनी के साथ आए लड़के ने कहा जिसका नाम सौरभ था, मैंने और रागिनी ने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें कभी एक्ट्रेस नहीं बनने देगा क्योंकि उसको पसंद नहीं और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उससे बात की है तुम्हारे एक्ट्रेस बनने के बारे में और उसने मना कर दिया। तुमने हम पर विश्वास भी कर दिया। अरे वो तो बेचारा तुम्हें एक दीवाने की तरह प्यार करता था। तुम्हारे हर एक अपने को पूरा करने में वो तुम्हारा साथ दे देता पर तुम ही हम पर ज्यादा भरोसा था और अपने पति पर बिल्कुल नहीं। उस रात भी, अरे वही रात जिसके लिए तुम अपने पति और अपने बेटे से नफरत करती हो। तुम तो ड्रग्स के नशे में थी। पर एक राज की बात बताऊं, बेचारा तुम्हारा पति भी ड्रग्स के नशे में ही था वरना वो तो तुम्हारी परमिशन बिना कभी तुम्हारे पास नहीं आता। अरे परमिशन तो छोड़ो, वो तो शादी से पहले तुम्हें छूता भी नहीं पर वो भी नशे में था इसलिए आ गया तुम्हारे करीब। और उसने कितनी बार तुम्हें कहा कि वो भी नशे में था पर तुमने उससे ज्यादा हमारा विश्वास किया कि वो जानबूझकर तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया और तुमने फिर से हमारी बात मान ली। सो सैड ना। एक और बात, राज की बात बताऊं तुम्हें, उस रात तुम्हें हमने ही ड्रग्स दिया था और तुम्हें एक 55 साल के आदमी के पास भेजना था। पूरे टुकड़ों लिए थे हमने सिर्फ एक रात के लिए। पर उसी होटल में वो तुम्हारा प्यारा पति अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आया था और उसी के बिजनेस पार्टनर की बेटी ने उसे भी ड्रग्स दे दिए थे। पर वो था तो बहुत ही होशियार, आखिर सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था वो। तुरंत पता चल गया उसे कि उसको ड्रग्स दिया गया है। वो वहां से वापस जा ही रहा था कि उसने तुम्हें देख लिया कि कोई आदमी तुम्हें एक रूम में ले जा रहा था और तुम नशे में भी थी और वो आ गया तुम्हें बचाने और तुम्हें बचा भी लिया। पर तुम तो थी ही ड्रग्स के नशे में और उसको भी नशे का असर होना शुरू हो गया था। कर बैठा खुद ही वही गलती जो नहीं करनी चाहिए थी। और अगले दिन उसके उठने से पहले ही तुम जग गई और तुम्हें कुछ याद भी नहीं था। गलत समझ लिया तुमने इसको बिना उसकी कोई बात सुने बेचारा।
क्यों किया ये सब तुम सब लोगों ने? रागिनी तुम तो मेरी छोटी बहन हो, जिसे जो चाहिए वो मैंने हमेशा लाके दिया, मेरी हर एक चीज तुम्हें दी, इतना प्यार दिया, क्यों किया ये सब? और सौरभ तुम तो मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त थे, तुम दोनों से मैं कभी कुछ नहीं छुपाती थी, इतना विश्वास करती थी, क्यों किया ये बताओ मुझे? क्यों इतने सालों से यहाँ कैद करके रखा? क्यों? फिर बाकी के दो लोगों से पूछा, आप तो मेरे मॉम एंड डैड हो, फिर आपने अपना ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे, इतने सालों से पूछ रही हो, अब तो बताओ क्या बिगाड़ा है मैंने आप सबका? बताओ। चैप्टर 3 दर्दनाक मौत। वह लड़की जंगल में भागी चली जा रही थी, उसके पीछे कई लोग पड़े थे। जंगल में दौड़ते दौड़ते वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास आ गई और दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, शायद कोई इसकी मदद कर दे और अपने पति और अपने बेटे के पास पहुंचा दे। वह लगातार दरवाजा खटखटाई जा रही थी। एक आदमी ने वह दरवाजा खोला, इसका चेहरा अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी को देखकर उसने कहा कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा नाम राध्या सिंह है और मैं मिस यूनिवर्स रह चुकी हूँ, जिसे सब ब्यूटी विद ब्रेन कहा करते थे, और मेरे पति एक जमाने के नंबर 1 बिजनेसमैन अव्युक्त सिंघानिया है, और मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम आराध्य सिंघानिया है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे किसी भी तरह अपने पति और अपने बेटे से मिलना है, प्लीज हेल्प। राध्या, राध्या, मेरी राध्या, उस आदमी ने कहा। आवाज सुनकर राध्या उस आदमी की तरफ देखा, ये राध्या का पति ही था, और तुरंत उसके गले लग गई। प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए अबू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, और जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने हमें धोखा दे दिया, मुझे इतने सालों तक कैद करके रखा, उनकी बातों में आकर मैंने आपसे सिर्फ नफरत की, बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ और अपने बेटे के साथ, जो मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मुझसे बहुत प्यार करता था, प्लीज अव्युक्त मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, प्लीज कहकर राध्या बहुत ज्यादा रोने लगी। इतने सालों बाद अपनी पहली मोहब्बत, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपने बेटे से भी ज्यादा, उसे देखकर वो भी बहुत रोने लगा। जब वो दोनों एक दूसरे गले लगकर रो ही रहे थे, तभी उनको किसी के कदमों की आवाजें आने लगीं। अव्युक्त, वो लोग हमें मार डालेंगे, चलो यहाँ से, आप जल्दी, हमें यहाँ से जल्द जल्द निकलना होगा। कौन है वो लोग और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? राध्या, ये वही लोग हैं जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया और उनकी बातों में आकर आपसे और हमारे बेटे से नफरत की, और यह सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया जो दादू ने मेरे नाम कर दी थी। चलिए अव्युक्त यहाँ से जल्दी, प्लीज मुझे हमारे बेटे से भी मिलना है, वो तो अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, क्या वो मुझसे नफरत करता है कि मैंने कभी उसे प्यार नहीं दिया, हमेशा उस पर गुस्सा ही किया, और जब वो 8 साल का था तब उसे छोड़कर चली गई। वो कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता, पर वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, हाँ थोड़ा नाराज है वो तुमसे कि बिना वजह तुमने उससे हमेशा नफरत ही की, कभी प्यार नहीं किया, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझसे भी ज्यादा। अव्युक्त और राध्या आगे बात करते उससे पहले ही कदमों की आवाजें और तेज होगी और कई सारे लोग इनके आगे आकर खड़े हो गए। अव्युक्त और राध्या को चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया। उन सारे लोगों के बीच में से 4 लोग अव्युक्त और राध्या के सामने आकर रुक गए, और इनकी तरफ देखकर रागिनी ने कहा, अच्छा तो आखिर तुम अपने पति तक पहुंच ही गई, चलो आज तुम दोनों को साथ ही ऊपर पहुंचा देंगे। सुरेखा ने कहा, हम तो तुम्हें जिंदा रखना चाहते थे कि तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर कर सके, पर तुम तो भाग निकली आखिर वहां से जहां तुम पिछले 14 साल से कैद थी, और वही पहुंच गई जहां तुम्हारा पति देवदास बनके दुनियादारी से दूर उस जंगल में रह रहा था, अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने बेटे के अलावा किसी से नहीं मिलता था, और किसी को पता भी नहीं था कि वो यह इस छोटे से झुपड़े में रहता होगा। चूचू, अरे क्या आंटी, आपने सुना तो होगा, मोहब्बत आबाद भी करती है और बर्बाद भी। अव्युक्त को उसकी मोहब्बत ने बर्बाद ही कर दिया, सौरभ ने कहा। चलो कोई बात नहीं, साथ में अच्छे से रह तो ना सके पर साथ में मर तो सकते हैं, विजय सिंह ने कहा। प्लीज तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया, प्लीज हमें अब जाने दो, और आपकी दुश्मन तो मैं हूं ना, प्लीज अव्युक्त को जाने दो, मुझे मार डालो पर उनको जाने दो, राध्या ने रोते हुए कहा। अगर मेरी राध्या को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़गा, समझे तुम सब, अव्युक्त ने बहुत गुस्से से उन सबको देखकर कहा। अच्छा तो तुम्हारे होते हुए हम तुम्हारी प्यारी सी बीवी को नहीं मार सकते, तू पहले तुम ही मार देते, क्यों? ठीक कहा ना मैंने, सौरभ ने ऐसा कहकर बंदूक की गोली चला दी, पर राध्या बीच में आ गई और गोली उसके दिल वाली जगह पार ही लग गई। तुम बीच में क्यों आई राधु, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारे बिना तो मैं सबके बीच में भी नहीं रह पाता था, अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा, अव्युक्त ने रोते हुए कहा। आपको हमारे बेटे के लिए जिंदा रहना होगा, वो हम दोनों के बिना कैसे रहेगा? और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, आपसे दूर रह के मुझे समझ में आया आपके बिना मैं अधूरी थी,
बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, वैसे भी हमेशा दर्द और तकलीफ ही दी है मैंने आपको, मुझे माफ़ कर देना। और हमारे बेटे से कहना बहुत प्यार करती थी, इसके माँ उससे कभी नफरत नहीं की, उससे सिर्फ सबका गुस्सा निकालती थी उस पर। राध्या ने अपनी उखड़ी हुई सांसों से कहा। बस बस बहुत हो गई तुम दोनों की बातें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और वैसे भी आज तुम दोनों मरोगे, सो डोंट वरी लव बर्ड्स। रागिनी ने नफरत के साथ कहा और अभियुक्त पर गोलियां चला दी। जो अभियुक्त के सीने और हाथ पर आके लगी तभी बहुत सारी गोलियां चलने की आवाजें आई और बहुत सारे बॉडीगार्ड ने उन सबको चारों तरफ से घेर लिया। बीच में से आराध्य दौड़ते हुए आया और सौरभ, रागिनी, सुरेखा और विजय सिंह पर गोलियां चला दी। आराध्य अपने माँ और पापा के पास जाके बैठ गया, रोते हुए उन दोनों से शिकायत करने लगा। माँ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, बहुत नाराज हूँ मैं आपसे, आज तक आपने मुझसे प्यार से बात नहीं की, हमेशा गुस्सा किया और मुझे छोड़कर भी चली गई, इतने सालों बाद जब मिली हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती है आप। नहीं बिल्कुल नहीं जा सकती आप समझे, आपके जाने के बाद डैड भी घर छोड़कर यहाँ रहने आ गए, मैं अकेला होगा माँ। और डैड आप भी हमेशा से सबसे ज्यादा प्यार माँ से करते थे, उनके जाने के बाद आप भी घर छोड़ाकर यह अकेले रहने आ गए, मुझे चाचू के पास छोड़कर। कभी कभी ही मुझे आपसे मिलने का मौका दिया, मैं तो माँ और डैड के होते हुए भी अनाथ की तरह रहा। नहीं आप दोनों को मेरे पास रहना पड़ेगा, हमें माफ करना आयु, हमारे होते हुए भी तुम्हें वो प्यार नहीं मिला, और राध्या के जाने के बाद मैं अपने ही दर्द में रहा और तुमसे दूर यहाँ रहने आ गया। अभियुक्त ने दर्द से तड़पड़े हुई और रोते हुए कहा। नहीं आयु बेटा, सारी गलती सिर्फ मेरी है, मैंने ही उन सब पर भरोसा किया और तुम्हारे पापा को गलत समझा और तुम पर भी बिना किसी कारण के गुस्सा किया और तुम्हें इग्नोर ही किया। तुम्हारे पापा को कभी गलत मत समझना बेटा, अपनी मम्मी को माफ करना, कान्हा जी हमेशा तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे। उखड़ती हुई आवाज में राध्या ने कहा और अपनी आखिरी सांस ली। मम्मी कहते हुई वो जोर से चिल्ला दिया और जब अपनी डैड की तरफ देखा तो वो भी उसे छोड़कर जा चुके थे और वो उन दोनों को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। क्या यहाँ पूरी हो गई राध्या और अभियुक्त की कहानी, या उसके कान्हा जी देंगे उसे दूसरा मौका अपनी गलतियां सुधारने का और आयु को ममता देने का। चैप्टर 4, दूसरा मौका या फिर एक बुरा सपना। सिंघानिया हॉस्पिटल। सुबह का वक्त। हॉस्पिटल के एक विप रूम में एक लड़की बेड पर लेटी थी, जिसके सर, हाथ और पांव में चोटें थी, जिस पर पट्टियां की हुई थीं। देखकर ही लग रहा था कि 2 से 3 दिन से वो बेहोश है, और उसी के पास के सोफे पर एक 3 या 4 साल का बच्चा सो रहा था और उसके चेहरे पर आंसुओं के बहुत निशान थे। देखकर सब पता चल रहा है कि वह बच्चा बहुत देर तक रोया था या फिर रोते हुए सो गया था। बेड पर लेटी हुई लड़की की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी, उसे धीरे धीरे होश आने लगा। धीरे धीरे उस लड़की ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद वह लड़की चौंक गई। पेट पर लेटी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि राध्या ही थी। मैं जिंदा कैसे हो गई, मैं तो मर गई थी, मुझे तो गोली लगी थी, क्या मैं कोई बुरा सपना देख रही थी? पर सपने जैसा नहीं लग रहा था कान्हा जी, यह कोई बुरा सपना था या मुझे दूसरा मौका दिया मुझे अपनी गलती सुधारने का? तभी उसके पास के टेबल पर रखे कैलेंडर पर नजर पड़ी, यह क्या, मैं तो पूरे 20 साल पहले आ गई हूँ। फिर उसने खड़ी होने की कोशिश की पर उसे बहुत चोटें लगी थी, जिस वजह से वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी नज़र सामने के सोफे पर सो रहे छोटे से बच्चे पर पड़ी, तभी उसे याद आया कि यह तो उसके साथ पहले भी हो चुका है। वह गुस्से में रास्ते पर चल रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी और वह रास्ते पर बेहोश हो गई थी, और उसे अभियुक्त के बॉडीगार्ड, जो छुपकर उसे प्रोटेक्ट करते थे, उसे लाकर अस्पताल पहुंचाया था और अभियुक्त को तुरंत इन्फॉर्म किया था। मुझे पूरे 2 दिन बाद होश आया है और मैं 2 दिन से अस्पताल में हूँ। वह सहारा लेकर चलने की कोशिश करने लगी, मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। 20 साल पहले का उसका चेहरा, वो अभी सिर्फ 24 साल की थी। ये थी राध्या सिंह, जिसने 20 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। प्यारी सी काली आंखें, पतली और छोटी सी नाक, प्यारे होठ। वह तो ना ज्यादा पतली थी नहीं ज्यादा मोटी हो, एकदम मीडियम साइज की थी। जब वह मुस्कुराती थी तब उसकी गाल पर 2 प्यारे छोटे छोटे डिंपल पड़ते थे। वह रात जिस वजह से अभियुक्त से उसकी नाराजगी नफरत में बदल गई, उस रात वह मिस यूनिवर्स बनने का सेलिब्रेशन करने आई थी और रागिनी और सौरभ ने वो चाल चली थी जो नाकामयाब हो गई थी। खुद को देखने के बाद और सब कुछ याद करने के बाद वह उस छोटे से सोफे के पास चली गई और सोते हुए बच्चे को देखने लगी। सोफे पर सो रहा बच्चा उसका बेटा था, आराध्य सिंघानिया, जो अभी सिर्फ 3 साल का था।
आराध्य को जी भर के देखने के बाद उसने उसका माथे को चूम लिया। आराध्य बिल्कुल अभियुक्त की तरह दिखता था, उसकी तरह इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। छोटी सी उम्र में वह बहुत होशियार था, पर जब वह मुस्कुराता था तो उसकी गाल पर भी दो छोटे छोटे प्यारे से डिंपल पड़ते थे, बिल्कुल अपनी मम्मी की जैसे। आरू को जी भर के देखने के बाद वह दोबारा से अपने बेड पर आके लेट गई। उसे पिछली बार का याद था कि अब आरू जल्दी से उठने वाला था, और वो उसके उठने का इंतजार करने लगे। आराध्य ने धीरे धीरे अपनी छोटी सी आंखें खोलने लगा और सोफे से धीरे धीरे से उतर के बेड के पास जाने लगा। आरू बेड के पास रखे स्टूल पर चढ़कर अपनी मम्मी को देखने का प्रयत्न करने लगा, पर वह चढ़ नहीं पा रहा था। तभी उसको उसकी मम्मी की आवाज सुनाई दी। आराम से आरू, गिर जाओगे। वह डरते हो उसकी मम्मी को देखने लगा। आरू को लगा कि उसकी मम्मी उस पर गुस्सा करेगी और डांटेंगी। पर राध्या ने कहा, आराम से बेटा, तुम्हें चोट लग जाएंगी, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वह सिर्फ अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा कि आज उसकी मम्मी ने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि प्यार से उसकी तरफ देख रही है। तभी राध्या ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। हाँ, थोड़ा हाथ पैर दर्द हो रहा था, पर फिर भी वह अपने बेटे को अपने पास अपने गले लगाना चाहती थी। मेरा बेटा, मेरा आरू, कहकर उसने उसके पूरे चेहरे को चूम लिया और जोर से गले लगा लिया। आरू हैरान होकर सिर्फ अपनी मम्मी को देख रहा था कि आज उसकी मम्मी उससे बहुत प्यार से बर्ताव कर रही थी और उसको गले भी लगाया, नहीं तो हमेशा उसे इग्नोर करती थी और हमेशा डांटती थी और गुस्सा भी करती थी। राध्या ने रोते हुई कहा, सॉरी बेटा, मम्मी ने हमेशा तुझ पर गुस्सा ही किया, कभी प्यार नहीं किया, मम्मी को माफ कर दो, सॉरी बेटा। अपनी मम्मी को रोते हुए देखकर वह भी रोने लगा और कहा, क्या हुआ मम्मी, दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर अंकल को बुलाओ। मम्मी आप लो मत, मुझे भी रोना आता है, जब आप रोती हो तब डॉक्टर अंकल आएंगे और आपको दवा देंगे तो आप पता दर्द ठीक हो जाएगा। अपने बेटे की प्यारी और छोटी सी आवाज सुनकर वह रोते हुए भी हंसने लगी और सोचने लगी कि उसने हमेशा उसे पर गुस्सा किया, फिर भी वह हमेशा उसे प्यार से देखता था और आशा रखता था कि उसकी माँ भी उससे प्यार करें और कुछ नहीं चाहिए था। राध्या ने दोबारा से उसे गले लगा दिया और उसके सर को सहलाने लगी, उसे बेड पर लेके ही लेट गई। मम्मी आपको दर्द होगा, मैं वहां पर जाकर बैठ जाता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे पास ही रहो और मेरे साथ ही रहो। आज के बाद आपकी मम्मी आप पर कभी गुस्सा नहीं करेगी और ना ही कभी चिल्लाएगी, हमेशा सिर्फ प्यार करेगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर आरू बहुत खुश हो गया और अपनी मम्मी के पास ही लेट गया और उसके साथ बातें करने लगा। राध्या ने सोच लिया था कि आज के बाद वो हमेशा अपने बेटे और पति को ही अहमियत देगी और अपने माँ और पापा की मौत का और अपनी साथ हुई हरेक जाति का बदला लेंगी। आज के बाद वो हमेशा अभियुक्त और आराध्य को वो प्यार देंगी जो वो हमेशा से डिजर्व करते थे। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे अभियुक्त से और रागिनी और सौरभ से भी। क्या अभियुक्त देगा राध्या को दूसरा मौका, करेगा उस पर दोबारा से विश्वास? कैसे लेंगी राध्या अपना बदला, जानने के लिए पढ़ते रहे इस कहानी को मेरे साथ। चैप्टर 5, रागिनी और सौरभ। थोड़ी देर तक दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ बातें ही करते रहे और बातें करते करते ही सो गए। जब राध्या दोबारा से नींद से जागी तब 9 बज रहे थे और डॉक्टर के आने का टाइम भी हो गया था चेकअप के लिए, पर आरू सो ही रहा था। अभियुक्त आज सुबह ही हॉस्पिटल से गया था घर पे फ्रेश होने और सुबह 8 बजे ही उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर वो 2 दिन से यही था हॉस्पिटल में ही, और मीटिंग भी उसके अलावा कोई और अटेंड नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जाना पड़ा। राध्या आरू को सोते हुई देख ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वो डॉक्टर थे, उसके चेकअप के लिए आए थे। डॉक्टर राध्या के पास आए और उसका चेकअप किया और बोले, मिसेस सिंघानिया आप अब ठीक है, 2 दिन के बाद आप घर भी जा सकती है, और आरू को लेने की कोशिश की जो राध्या के पास सो रहा था। यह आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर? राध्या ने कहा। मिसेस सिंघानिया, मैं लिटिल सिंघानिया को वहां सुला रहा हूँ, आपको दर्द होगा इसलिए, डॉक्टर ने कहा। कोई भी माँ को अपने बच्चे को अपने पास देखकर हमेशा खुशी होगी, ना कि कोई तकलीफ, वो मेरे पास ही रहेगा डॉक्टर, राध्या ने प्यार से आरू की तरफ देखकर कहा। ओक मिसेस सिंघानिया, टेक केयर, अब मैं चलता हूँ, बाकी के पेशेंट का भी चेकअप करना है, इतना कहकर डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाने के तुरंत डोर नॉक हुआ। जब राध्या ने कमिंग कहा तो रागिनी और सौरभ दोनों साथ में अंदर आए। दरवाजा खोलने की आवाज से राध्या ने दरवाजे की तरफ देखा। उन दोनों को देखकर राध्या को बहुत ही गुस्सा आया और उसकी आंखों में साफ साफ नफरत देख रही थी, पर वह धीरे धीरे से इन दोनों से बदला लेने की सोच रही थी, इसलिए उसने उन दोनों को देखकर चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल ला दी।
रागिनी राध्या को देखकर कहा, दी आप ठीक तो हो ना, आप कैसी हो? आपको उस कंडीशन में देखकर हम दोनों कितना डर गए थे, और मम्मी पापा तो कितना ज्यादा डर गए थे, और मम्मी तो रोने लगी थी और रो रो कर अपना हर भूरा कर दिया था। पिछले 2 दिन से हम अस्पताल में हैं। आज सुबह हम लोग फ्रेश होने के लिए घर पर गए थे। मोम तो दोबारा से आना चाहती थी, पर उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि अब घर पर ही आराम करो, मैं और सौरभ जाके डी को देख कर आते हैं। आराध्या, हम तो घबरा गए थे तुम्हें उसे हालत में देखकर जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हम दोनों तुरंत आकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए, सौरभ ने कहा। पर मुझे अस्पताल अभियुक्त के बॉडीगार्ड लेकर आए थे। जब मेरी आंखें बंद हो रही थी तब मैंने उसे देखा था, राध्या ने अपनी आंखें छोटी करके उन दोनों की तरफ देखकर कहा। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो दोनों सफा गए। फिर रागिनी ने खुद को संभालते हुए कहा, हादी, पर इसके पीछे पीछे हम भी आ रहे थे और हॉस्पिटल का फॉर्म भी सौरभ ने ही भरा था। राध्या जानती थी कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उसने आगे इस बारे में कुछ नहीं कहा। अरे यह आराध्य यहाँ पर क्या कर रहा है? वह भी तुम्हारे बेड पर सो रहा है। वैसे तो बड़ा समझदार और इंटेलिजेंट है, फिर भी इतनी भी समझ नहीं कि तुम्हें दर्द हो सकता है साथ में सोकर, सौरभ ने थोड़ा रूड होकर कहा। राध्या को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने थोड़े गुस्से से कहा, माना कि वो बहुत समझदार हैं पर है तो बच्चा ही। रागिनी और सौरभ राध्या की गुस्से भरी आवाज से चौंक गए। राध्या गुस्सा कर रही थी उन पर, वो भी आराध्य के लिए। आप हम पर क्यों गुस्सा कर रही हो डी? आप तो हमेशा खुद आराध्य को अपने आप से दूर रखती थी और डांटती रहती थी और गुस्सा करती रहती थी, रागिनी ने सरप्राइज होकर राध्या से कहा। हाँ, पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तब मुझे सिर्फ मेरे बच्चे आरू की ही याद आई। एक माँ होकर भी मैंने उसके साथ हमेशा गलत किया है, तो वो छोटा सा 3 साल का बच्चा, क्या गलती है उसकी जो उसे मैंने सजा दी? राध्या ने आंखों में नमी के साथ कहा। हाँ, लेकिन है तो वह अभियुक्त का बेटा जिसे तुम नफरत करती हो, और तुम भूलो मत उसने तुम्हारा फायदा उठाया था, इसलिए यह बच्चा तुम्हारी जिंदगी में आ गया, सौरभ ने गुस्से से कहा। और आप ही ने कहा था कि आपको उसको देखकर इस रात की याद आती है और आपकी जबरदस्ती शादी की याद आती है, फिर दी आज आपको इससे लगाव कैसे हो गया? रागिनी ने थोड़ा रूडली कहा। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो रागिनी कि मैंने कभी भी आरू से नफरत नहीं की, पर मैं उसे अपना नहीं पा रही थी, राध्या ने रोते हुए कहा। उसे अपने साथ हुई पहले की बातें याद आ रही थी। उसने आगे कहा, पर अब मैं इस तरह नहीं रह सकती। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, अपने बेटे और पति के साथ। दी आप अभियुक्त को दूसरा मौका देना चाहती है, उसे अपनी सारी गलतियों के माफ करना चाहती है। उससे ने क्या क्या नहीं किया आपके साथ, फिर भी अरे नशे में होने का फायदा उठाया और फिर जबरदस्ती आपके साथ शादी की, रागिनी ने उसे भड़काते हुए कहा। राध्या ये बात बहुत अच्छे से समझ रही थी कि वह लोग जानबूझकर उसे भटका रहे हैं और वह लोग नहीं चाहते कि राध्या और अभियुक्त एक साथ हो। पहले वाली राध्या नहीं थी, इसलिए उनकी बातों में नहीं आने वाली थी।